people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Attaining non-linear growth rates fraternities and furthering their economic interests have always been characteristic features of nation-states. To that end, states practice and preach a certain set of ideals and doctrines. In today's sitting, we will discuss and discover as to what are the economic philosophies and frameworks nations in the 21st century exercise to acquire macroeconomic stability. Besides, this lecture derives its strength from the fact that this was one of the areas touched upon by the FPSC in IR Part 2 of 2020. So, without any further ado, आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन होगा उसका टाइटल है वॉशिंगटन कंसेंसस। जैसे कि स्क्रीन पे विजिबल है, इस टॉपिक को हमने सर्टेन सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आए, उनको क्लैरिटी अटेन हो शुरू में ही कि इसको कैसे हम डिकोड कर रहे हैं टॉपिक को। अपने शुरू के पोर्शन में हम अपनी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन बिल्डअप करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए कि वॉशिंगटन कंसेंसस की डेफिनेशन क्या है या है क्या। उसके बाद हम ब्रीफली देखेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन या वो कौन से इवेंट्स थे जिनकी वजह से इस फिलॉसफी की एवोल्यूशन हुई। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस कंसेंसस के या इकोनॉमिक फिलॉसफी या फ्रेमवर्क के क्या फीचर्स हैं। फॉलोड बाय दैट वी विल कंसीडर द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ दिस वेरी इकोनॉमिक फिलॉसफी। लास्ट में हम एक एनालिसिस करेंगे कि इस इकोनॉमिक फिलॉसफी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं या मेरिट्स क्या हैं एंड वीकनेसेस आर डीमेरिट्स क्या हैं। चूंकि हमारे पास इस चैनल या इस मीडियम पर काफ़ी सारे न्यू कमर्स हैं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी आसानी के लिए हम एक शॉर्ट सी एंड सिंपल सी डेफिनेशन इस आज के टॉपिक की करेंगे ताकि हमें शुरू से ही हमें चीज़ें समझ आना शुरू हों। अच्छा, जब कभी भी जहां भी हम वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम सुने या पढ़ें तो उससे मतलब हमारा यह होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक फिलॉसफी है या एक ऐसे हमारे पास एक ऐसा इकोनॉमिक एक डॉक्ट्रिन है जिसके अकॉर्डिंग अगर डेवलपिंग नेशंस ने डेवलपमेंट को एंड ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी को अटेन करना है तो दे हैव टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स और सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या पॉलिसीज इन अदर वर्ड्स। ठीक, उस फिलॉसफी को, इस नोशन को हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक, तो यहां पे जो हमने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो है अ डेवलपमेंट मॉडल इंटेंड्स टू हेल्प नेशंस इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, यानी कि यहां पे इसकी हम डेफिनेशन क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि वॉशिंगटन कंसेंसस एक ऐसा इकोनॉमिक कंसेप्ट है या एक डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग या जिसका रेजन डेटरा क्या है, its reason that is to help out developing states in attaining macroeconomic stability and greater or long-term prosperity। ठीक, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। सही, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास जो सेक्शन यहां पे होगा वो अंडर डिस्कशन वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे इवॉल्व होता है। शॉर्ट से आप लोगों को मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कैसे एवोल्यूशन इसकी होती है। 1970s में यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक, उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वहां पे रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो स्काई रॉकेट कर गई थी। सही, प्रोडक्शन एंड जो हमारे पास डिमांड है वो बिल्कुल जो है ना वो जीरो हो गई थी। सही, इस इवेंट या डेवलपमेंट के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जो कि अदरवाइज फॉलो कर रहे थे किस मॉडल को, यूरोपियन कंट्रोल मॉडल को फॉलो कर रहे थे 1970s तक, या इन अदर वर्ड्स को हम कहते हैं कि कीनेशियनिज्म को फॉलो कर रहे थे 1970s तक। तो 1970s में जब ऐसा इकोनॉमिक एक वहां पे मेल्ट डाउन हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि नहीं, जो हमारे पास कीनेशियन इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो अब वायबल नहीं है। सही, अब क्योंकि वो वायबल नहीं था तो उनकी इस वजह से उन्होंने एक अल्टरनेटिव को सर्च आउट किया या एक अल्टरनेटिव के लिए सर्च आउट किया जिसको हम आज कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास वो इवेंट जिसकी वजह से हमारे पास जो उस दौर की जो डेवलप कंट्रीज थी वो स्विच कर जाती हैं फ्रॉम कीनेशियन इकोनॉमिक्स टू अ न्यू फ्रेमवर्क और न्यू इकोनॉमिक फिलॉसफी जिसको हम आज न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं या उसको हम वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से इस लेक्चर को हमने डिजाइन किया है हमने उसी फ्लो में जाना है, तो हमारे पास जो सेकंड इसकी हेडिंग या सेक्शन बनता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहां पे लिखा है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड प्रायर टू 1970s टू मॉडल्स वर एग्जिस्टिंग। अब हमने यहां पे बात यह की है कि कोल्ड वॉर से 1945 एंड बल्कि ये कहानी शुरू हम करते हैं 1930s यानी ग्रेट डिप्रेशन से लेकर 1970s की बात हम करते हैं।
ये वो पीरियड है जिसमें हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक फिलॉसफीज आई और उनका टाइम बाय टाइम उनका फॉल हुआ, लेकिन 1945 के बाद हमारे पास दो इकोनॉमिक मॉडल्स जो है ना वो इंटैक्ट रहे, जिनको हम आज कहते हैं एक सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल, जबकि दूसरा है उसके बारे में अभी हमने बात की यूरोपियन कंट्रोल्ड मॉडल। ठीक, सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल की बात करें तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है या एक हमारे पास डेवलपमेंटल एक ऐसा मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री और स्टेट ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर एक्वायर करनी है तो उस स्टेट को चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमी की नेचर है उसको कमांड इकोनॉमी बनाए या कमांड बनाए, उसको इन अदर वर्ड्स स्टैटिक या स्टेटिस्ट इकोनॉमी हम कहते हैं, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिस पर स्टेट का इंटायरली कंट्रोल हो, उसको हम कहते हैं स्टेट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। तो ये तो अब क्या है जो सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल है वो एडवोकेट करता है फॉर कमांड इकोनॉमी। इसी में दूसरा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल जो है उसका मानना या इस मॉडल का क्या है, इसका जो बेसिक आइडिया क्या है कि स्टेट हैज टू कंट्रोल ओवर और स्टेट हैज टू एक्वायर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल, हम चूंकि इस जो टॉपिक को मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि है क्या चीज, बेसिक जो हमारे पास आइडियाज हैं वो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों को कवर हो ताकि आपको आगे जो है ना वो समझने में आसानी हो। तो ये तो था हमारे पास एक मॉडल। दूसरा जो मॉडल जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले करे थे उसको हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रोल मॉडल या उसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी मॉडल। इसमें होता यह है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेट को चाहिए कि वो सिर्फ इकोनॉमी को रेगुलेट करे रादर देन इंटरवीनिंग इनटू इकोनॉमिक रियल्म। यानी कि जो हमारे पास यूरोपियन कंट्रोल मॉडल है उसका कहना यह है कि स्टेट को जो है ना वो चाहिए वो सिर्फ रेगुलेशन का काम करे न कि इंटरवेंशन का, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे पास जो मार्केट मैकेनिज्म है या जो मार्केट है उसकी नेचर सेल्फ करेक्टिव है। मार्केट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद को बैलेंस करे या रीडिस्कवर करे अपने पोटेंशियल को। सही, ये हमारे पास है मार्केट इकोनॉमी। इसी में हम अगर आगे चलें तो हम यहां पे लिखा है गवर्नमेंट टू रेगुलेट इकोनॉमी, हमने बात की मैनेज कैपिटलिज्म। अब यहां पे मैनेज कैपिटलिज्म और ऊपर हमने लिखा मार्केट इकोनॉमी, अब आगे लिख रहे हैं मैनेज कैपिटलिज्म। मैनेज कैपिटलिज्म का मकसद यहां पे यह है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेट को चाहिए कि वो इकोनॉमिक जो हमारे पास इकोनॉमिक रियल्म में जो इश्यूज हैं उनको कर्टेल करने के लिए, उनको स्टेव ऑफ करने के लिए रेगुलेट करे। अच्छा, इसी को अगर इन अदर वर्ड्स हम बात ये करें कि कोई भी स्टेट जो है, स्टेट को चाहिए कि अब अगर इसी को हम, चूंकि यहां पे इसकी बड़ी सारी एक्सप्लेनेशंस हमें मिलती हैं डिफरेंट राइटर्स एंड ऑथर्स के अकॉर्डिंग, ये जो हम यूरोपियन कंट्रोल मॉडल कहते हैं या इसको इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किनीशियनिज्म इसको हम कहते हैं। सही, मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं इसको कि क्या है। जो एक उस दौर में यानी 1930s ऑनवर्ड्स जो है ना वो एक इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है जॉन मैनार्ड कीन्स, एक इकोनॉमिस्ट था जिसके अकॉर्डिंग हर स्टेट को चाहिए कि वो इन केस ऑफ क्राइसिस अपनी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाए और टैक्सेस को कम करे। सही, ताकि एक्सपेंडिचर्स को इन केस ऑफ क्राइसिस बढ़ाने से होगा या कि वहां पे उस स्टेट की जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटैक्ट रहे, ताकि जो हमारे पास कंज्यूमर्स की जो डिमांड है या उनकी जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसको हम कहते हैं परचेसिंग पावर है, वो कम ना हो। अब परचेसिंग पावर अगर मेंटेन रहेगी तो उसमें क्या होगा, डिमांड जो है ना वो बैलेंस रहेगी। सही, या ग्रेटर डिमांड होगी या डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। अब अगर डिमांड डिक्रीज नहीं होगी तो वहां पे प्रोडक्शन भी इंटैक्ट रहेगी। सही, ग्रेटर डिमांड लीड्स टू ग्रेटर प्रोडक्शन एंड फॉर ग्रेटर प्रोडक्शन वी नीड टू एक्वायर न्यू एम्प्लॉयज और वी नीड ग्रेटर नंबर ऑफ लेबर फोर्स। ठीक, तो ये एक कंसेप्ट था। दूसरा जो सिनेरियो मैनार्ड कीन्स बताते हैं वो ये है कि ऑर्डिनरी और नॉर्मल सिचुएशंस में स्टेट को चाहिए कि वो अपने एक्सपेंडिचर को रैंप डाउन करे, कम करे, एंड जो टैक्सेस है उसका वॉल्यूम बढ़ाए, ताकि क्राइसिस सिचुएशन के लिए स्टेट एक फिस्कल स्पेस जनरेट करे या स्टेट जो है ना वो इस कैपेसिटी, एक ऐसी कैपेसिटी को एक्वायर करे जिसके थ्रू वो क्राइसिस सिचुएशन में अपनी जो नेशनल्स हैं, अपने नेशनल्स, उनको उस क्राइसिस से निकाल ले और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रहे। ठीक, दो केसेस हमने डिस्कस किए, किनीशियनिज्म या यूरोपियन कंट्रोल इकोनॉमी में, यूरोपियन कंट्रोल मॉडल में, सॉरी। इस मॉडल का कहना यह है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो इकोनॉमीज को रेगुलेट करें रादर देन इंटरवीनिंग इनटू इकोनॉमी, एक बात। दूसरी बात, स्टेट्स को चाहिए कि वो इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस टैक्सेस को या टैक्स बेस को बढ़ाएं, सही, एक्सपेंडिचर्स को कम करें
ये बात हम करें ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, सही, जिसमें इकोनॉमी जो है ना वो मतलब एक प्रिडिक्टेबल मैनर में ग्रो कर रही होती है इकोनॉमी। अनसर्टेन और वोलेटाइल सिचुएशंस में किसी भी स्टेट को चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाए और टैक्स बेस को कम करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे मेंटेन रहे। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं यूरोपियन कंट्रोल मॉडल, या इन अदर वर्ड्स इसको हम कहते हैं किनीशियन इकोनॉमिक मॉडल, सही, या किनीशियनिज्म इसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं। यहां तक आप लोग को आई बिलीव समझ आ गई। ये तो थी, अब हमने बात की 1930 से 70s तक। 70s में क्या होता है? 1970s में यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो किनीशियनिज्म है या जो यूरोपियन कंट्रोल मॉडल है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी वायबिलिटी जो है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक, 1970s में होता यह है कि यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो न्यू हाइट्स को टच करती है, सही। प्रोडक्शन डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक, या जिसको हम इन अदर वर्ड्स स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो 1970s में यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स को यह समझ आ गई कि नहीं, हमें अब एक और अल्टरनेटिव इकोनॉमिक फिलॉसफी को हमने डिस्कवर करना होगा ताकि इन फ्यूचर किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस और वॉलेटाइल सिचुएशन से हम सही तरीके से निपट सकें। ठीक, तो यही वो पीरियड था जब जिसके बाद जिसको हम कहते हैं निक्सन शॉक भी कहते हैं, जिस टाइम प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है ना वो जो ब्रिटेन इंस्टीट्यूशंस थे या जो हमारे पास एक उसको कंप्रोमाइज था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटिश, जिसमें हम उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फिक्स एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को उन्होंने इस सिस्टम से विड्रॉ किया, सही। विड्रॉ करने के बाद उन्होंने जो अपनी इकोनॉमीज थी उनको एक टोटली मार्केट मैकेनिज्म का आउटलुक दे दिया। इन अदर वर्ड्स, उस टाइम जो ब्रिटिश जो मार्गरेट थैचर थी और यहां पे जो यूएस का जो प्रेसिडेंट था निक्सन, रिचर्ड निक्सन, इन दोनों ने डिसाइड किया कि आज से स्टेट जो है ना वो मार्केट इकोनॉमी को बिल्कुल रेगुलेट करेगी ही नहीं। पहले तो सिर्फ बात करे थे इंटरवेंशन नहीं करेगी, अब हम बात करें कि स्टेट जो है ना वो मार्केट को उसके हाल पे ही छोड़ेगी, सही। जिसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट इज कैपेबल टू करेक्ट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन विदाउट एनी फॉरेन और एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो ये डिसाइड इन दोनों ने किया, प्रेसिडेंट एंड मार्गरेट थैचर, प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने, कि आज के बाद इकोनॉमिक रियल्म में स्टेट का कोई फंक्शन नहीं है, मार्केट डिफाइन करेगी वैल्यू और वर्थ ऑफ करेंसी को। ठीक, तो ये हमारे पास एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसकी वजह से एक नई इकोनॉमिक फिलॉसफी या एक नया इकोनॉमिक मॉडल सामने आता है जिसको हम आज कहते हैं न्यू लिबरलिज्म और उसको हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक, इसी कहानी को मैंने यहां पे ऐसे आप लोगों के लिए लिखा है कि यहां से मैं आगे पढ़ रहा हूं। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1970s एंडिंग कीनेशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इस थ्योरी की जो हमारे पास कब से कब तक ये थ्योरी चलती रही, 1930s to 70s। याद रहे ये थ्योरी तब आई थी जॉन मैनार्ड कीन्स की जब ग्रेट डिप्रेशन अकर हुआ था दुनिया में। ठीक, नेक्स्ट, कीनेशियनिज्म या कीनेशियन इकोनॉमिक्स क्या है? एडवोकेट्स फॉर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड लवरिंग टैक्सेस टू स्टिमुलेट डिमांड। अब यही मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहा था कि इन केस ऑफ क्राइसिस स्टेट को चाहिए या गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएं, टैक्सेस को कम करें। Next, more spending or expenditures and low taxes in crisis, reduce expenditure and more taxes in normal situation। ये बात हम कर चुके हैं। Next, but during 70s या 1970s, slow growth plus high commodity prices leading to stagflation। Stagflation हमारे पास इकोनॉमिक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ग्रोथ रेट कम होती है, डिमांड भी कम होती है, लेकिन जो हमारे पास कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। आगे, इफ इकोनॉमी स्लोस डाउन, इंक्रीज स्पेंडिंग सो एज टू रैंप अप डिमांड लीडिंग टू सप्लाई एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यही सारी बातें मैं आप लोगों को कर चुका हूं। नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा है निक्सन शॉक की बात की है। क्या है निक्सन शॉक? एंडिंग द पैक्ट सिस्टम। पैक्ट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा कंप्रोमाइज था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि हम कन्वर्टेबिलिटी का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डॉलर को हमने डॉलर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड जो यहां पे हमने लिखा है। ठीक, तो पैक्ट सिस्टम हमारे पास क्या है? द यूएस डॉलर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट $35 पर आउंस, यानी ये इसको हम कन्वर्ट डॉलर को इतने आउंस पर कन्वर्ट करते थे। ठीक, इसको हम कहते हैं पैक्ट सिस्टम, जिसको खत्म किया या जिससे विड्रॉ किया निक्सन ने 1970s। ठीक, आगे निक्सन एंडिंग द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। अब हमें पता है निक्सन ने 1970s में ब्रिटेन वुड जो हमारे पास एग्रीमेंट था उसकी जो फाउंडेशन थी उसको गिरा दी, जिसको हम आज कहते हैं निक्सन शॉक। ठीक, एंडिंग फिक्स एक्सचेंज रेट, सही,
एंड एडॉप्टिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि निक्सन ने यह बात डिफाइन की कि आज के बाद हमारी जो करेंसी की वर्थ है वो फिक्स नहीं होगी बल्कि फ्लोटिंग होगी, या मार्केट डिफाइन करेगी, डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है वो डिफाइन करेगा कि करेंसी की वर्थ कितनी है। सही। नेक्स्ट, एंड पेविंग द वे फॉर, यहां से आगे पढ़ रहे हैं, एंड पेविंग द वे फॉर व्हाट केम टू बी नोन एज वॉशिंगटन कंसेंसस। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जिनकी वजह से हमें या उस दौर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने एक नई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए सर्च किया जिसको हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वो फीचर्स क्या है वॉशिंगटन कंसेंसस के। वॉशिंगटन कंसेंसस अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो इसके 3 फीचर्स है जिनको हम आज कहते हैं DLP। डी मतलब यहां पे डी रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं कि इकोनॉमी को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसकी कैपेबिलिटी है कि ये सेल्फ करेक्टिव इन नेचर है। ठीक, आगे डिरेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी यानी मार्केट मैकेनिज्म, लेस प्रोटेक्शनिज्म, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। तो इसको हम सिंपली कहते हैं डिरेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, जो कि एक फीचर है वॉशिंगटन कंसेंसस की। नेक्स्ट, DLP की बात करें तो हमारे पास L का मतलब यहां पे है लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट। हर स्टेट को चाहिए, या इस मॉडल ने यह नेसेसिटेट कराया हर स्टेट के लिए कि वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ओपन अप करे फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक, यानी FDI के लिए हमने अपनी मार्केट को ओपन अप करना है ताकि वहां पे जो इंडिजिनस एंड फॉरेन कंपनीज या इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो, कंपटीशन लीडिंग टू बेटर क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज, बेटर एंड चीप क्वालिटी, बेटर क्वालिटी बट चीप प्राइसेस, जिससे कंज्यूमर को फायदा होगा। सही। नेक्स्ट, P से यहां पे मतलब है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। वॉशिंगटन कंसेंसस ने इसको मैंडेटरी बनाया कि हर स्टेट अपने पब्लिक जो सेक्टर है या उसको हम कहते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करें, ताकि प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो उन डिसफंक्शनल जो हमारे पास इंटरप्राइजेस है उनका जो फंक्शन है उनको वेल फंक्शनल बनाएं, सिंपल वर्ड्स में। तो ये हमारे पास था कुछ फीचर्स थे वॉशिंगटन कंसेंसस के। अब हम पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन इसकी क्या है। वॉशिंगटन कंसेंसस की जो टर्म है इसको कॉइन किया था जॉन विलियमसन ने 1989 में, लेकिन ये जो फिलॉसफी है या इसकी जो बेसिक अंडरपिनिंग है थ्योरेटिकल, उसको शेप किया बाय सर्टेन इकोनॉमिस्ट जिनको हम आज कहते हैं शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इनका ताल्लुक इस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से था। सही, जिन्होंने न्यू लिबरलिज्म को डिजाइन किया 1970s में। इस न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरल फिलॉसफी को जॉन विलियमसन ने वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम दिया। सही, जो हमारे पास शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो हमारे पास थ्योरिस्ट थे या जो हमारे पास फिलोसफर्स थे उनमें कुछ ये हैं, फ्रेडरिक वॉन हेड, मिल्टन फ्रीडन एंड जॉर्ज स्टिकलर। ये वो कुछ इंडिविजुअल्स आर नोटेबल्स थे जिन्होंने जो न्यू लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको फॉर्मुलेट किया। ठीक, इनके अकॉर्डिंग अब इनके क्या व्यूज हैं, यहां पे जो हमने रेड कलर में यहां पे लिखा है, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं कंट्रीज में उनके क्या कॉजेस क्या हैं। इनका मानना है कि गवर्नमेंट अगर मार्केट में इंटरवीन करे, ठीक, और इकोनॉमी की नेचर अगर कमांड और स्टेटिस्ट हो, या अगर स्टेट्स प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिज्म मेयर्स को एक्सरसाइज करें, तो उस केस में इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। ठीक, इन्होंने अपनी इस फिलॉसफी में यह डिफाइन किया कि अगर स्टेट मार्केट में गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करे, या इकोनॉमी की नेचर कमांड हो, या प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स अगर गवर्नमेंट्स एक्सरसाइज करें, तो उस केस में इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस क्या हैं? अब चूंकि हमें पता है हर इशू का सॉल्यूशन होना मस्ट है, इनके अकॉर्डिंग 3 सॉल्यूशंस या इन्होंने 3 लेवल्स को या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने 3 लेवल्स पे सॉल्यूशंस को फॉर्मुलेट या प्रपोज किया। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और माइक्रो लेवल, या इसको हम कहते हैं मैक्रो लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड माइक्रो लेवल। ठीक, मैक्रो लेवल में इन्होंने क्या कहा है कि एक्सपेंडिचर्स नॉट टू एक्सीड रेवेन्यू, फिस्कल रेगुलरिटी करनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, ब्रॉडर टैक्स बेस। अब जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक न्यू लिबरल पॉलिसीज की, तो इन जो हमारे पास ऊपर इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग हर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फिस्कल रेगुलरिटीज को मेंटेन रखने के लिए पिविटल रोल प्ले करे। अब फिस्कल रेगुलरिटी से मतलब यह कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर्स को हमेशा रेवेन्यू से कम रखें, ज्यादा ना रखें। ठीक, अब एक्सपेंडिचर्स या हमारे पास ये वो स्पेंडिंग है जो कि एक गवर्नमेंट जो है ना वो यूटिलाइज करती है, रेवेन्यू वो कलेक्शन है
जो कि गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर में कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड सो ऑन। ठीक, तो मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे पास पॉलिसी है इस फ्रेमवर्क की, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स नीड्स टू रैशनलाइज इस फिस्कल, या इसको हम कहते हैं कि फिस्कल रैशनलाइजेशन करे गवर्नमेंट, ताकि वो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से बच सके। दूसरी बात यहां पे क्या है, टैक्सेस को हमने ब्रॉड करना है, यानी टैक्स बेस को हमने ब्रॉडर करना है, ताकि हम फिस्कल स्पेस को जनरेट करा सकें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पॉलिसी क्या क्या इनके लिए क्या मतलब पॉलिसीज ये प्रपोज करते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, प्रमोशन ऑफ एफडीआई। अब ये कुछ सॉल्यूशन बता दें कि अगर हम ट्रेड को लिबरलाइज करें, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, सही, इसी तरह प्रमोशन ऑफ एफडीआई करें तो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस से हम या इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं या इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको प्रिक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो इनका क्या कहना है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, fewer subsidies, create level playing field to stimulate competition, improve quality of commodities and provide cheap customer commodities। अब इस कंसेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चाहिए कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को ओपन अप करें फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। उससे होगा ये कि अब हमारे पास जैसे पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसमें अगर बाहर से भी इन्वेस्टर्स आएंगे तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन जनरेट होगा बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडिजिनस इन्वेस्टर्स। ठीक, इस सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से इन दो जो हमारे पास कंपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। सही, फिर उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी जो प्राइस होगी वो चीप होगी। अब प्राइस चीप होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो इसका फायदा किसको होना है, कंज्यूमर्स को। ठीक, तो यही पर्पस है इस कंसेंसस का कि किसी भी तरीके से कंज्यूमर को हमने फैसिलिटेट करना है। ठीक, आई बिलीव यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस की, क्योंकि हमने इसको जो हमारे पास इस लेक्चर को हमने आखिरी जो पोर्शन इसका था वो एनालिसिस का था। कुछ यहां पे हमने पॉइंट लिखे हैं, अ कंसेंसस फॉर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रादर देन इक्विटेबल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहां पे इशू यह है कि इस फ्रेमवर्क या कंसेंसस ने ट्रेड को लिबरलाइज तो कराया, ग्लोबलाइजेशन को इंपिटस प्रोवाइड तो किया, लेकिन इनइक्विलिटी को इसने एक्सरबेट किया। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क ने जो कोर स्टेट्स या कोर रीजन्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया एट द एक्सपेंस एंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ पेरिफेरी आर डेवलपिंग नेशंस। एक तो इशू यह है। दूसरा पॉइंट भी, opening of domestic markets interlinked the fortunes of developing nations with what happens outside their borders। अब चूंकि हमें पता है कि जब हम ट्रेड को लिबरलाइज करें, ग्लोबलाइजेशन को हम प्रमोट करें, तो क्या होगा, किसी भी दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई इकोनॉमिक कोलैप्स या कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आए तो उसका जो इंपैक्ट है वो पूरी दुनिया में होगा। सही, हर कंट्री के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एक ये इसका इशू है। नेक्स्ट सी पॉइंट, laid much stress on GDP while disregarding the outcomes of ever fossil staff nature of capitalist economic models। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चूंकि हमें पता है कि कैपिटलिज्म को एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी और फॉसिल फ्यूल चाहिए फॉर इट्स इकोनॉमिक, या हमारे पास जो कैपिटलिस्ट नेशन है उनको अनइंटरप्टेड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। सही, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मेंटेन रहे, उसमें कमी ना आए। तो अब क्या हुआ, इस फ्रेमवर्क ने क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को एक्सरबेट कराया। ठीक, जीडीपी को इसने प्रायोरिटाइज किया एट द एक्सपेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। पॉइंट डी की बात करते हैं, इसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज कॉलोनाइजेशन हम इसको कहते हैं, या रेड इंपीरियलिज्म भी इसको कहते हैं। सही, इस फ्रेमवर्क को, कि इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने दुनिया के जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कॉलोनाइज किया हुआ है, या उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉलोनाइजेशन। तो ये एक हमारे पास इसकी एनालिसिस से। नेक्स्ट, इसके फेलर्स की बात अगर हम करें तो यहां पे लिखा है पॉइंट ए में, एशियन क्राइसिस 1997, सही, मार्केट क्रंच ऑफ 2007-8 जो हमारे पास फाइनेंशियल कोलैप्स था दुनिया में 2007-8 में, एक ये इशू है। इसने एक इनइक्विलिटी को एक्सरबेट कराया है फर्दर, कि रिच गेट्स रिचर, पुअर पुअरर। ठीक, उसके बाद पॉइंट सी हमने लिखा है, eroded the trust between the governed and governors। इसने जो हमारे पास एक बाउंड ऑफ कॉन्फिडेंस है, या हमने जो ब्रिजेस ऑफ कॉन्फिडेंस होते थे पहले बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नड, उसको मतलब उसको नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। सही, अब इसका क्या मतलब, जैसे पाकिस्तान अब कुछ टाइम बाद जो है ना वो IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो प्रोग्राम है वो दोबारा से शुरू करेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान सर्टेन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को या कंडीशनैलिटीज को इंप्लीमेंट करेगा, जिसका नुकसान आवाम के ऊपर होगा। कैसे, टैक्सेस को बढ़ाना, एनर्जी टैरिफ्स को, एनर्जी उसके जो हमारे पास कॉस्ट है उसको बढ़ाना, गैस की जो हमारे पास जो प्राइस है उनको बढ़ाना, कमोडिटी को
की जो प्राइस है उनको इंक्रीज करना एंड सो ऑन। तो ये कुछ कंडीशनैलिटीज पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा जिसका नुकसान अवाम जो ऑर्डिनरी जो हमारे पास सिटीजन है उनके ऊपर होगा, सही, जिसकी वजह से जो अवाम है वो उनका ट्रस्ट लेवल जो है ना वो कम होगा गवर्नमेंट पे, ठीक। तो इस सिस्टम ने यानी वॉशिंगटन कंसेंसस ने जो ब्रिज था बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो सिटीजंस उसको ब्रेक डाउन किया, सही। D point, whitewashed the institutional capacity and credibility with programs like SAPES। अब चूंकि हमें पता है SAPES को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ये वो कंडीशनैलिटीज हैं या कुछ कंडीशंस हैं जो कि IMF यूटिलाइज करता है, IMF का इंस्टीट्यूशन उन कंट्रीज के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जो कि उससे लोन बोरो करती हैं, सही। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को हम कहते हैं शॉक थेरेपी भी कहते हैं, सही। अच्छा, अब इस शॉक थेरेपी और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के अंडर स्टेट्स अपने टैक्सेस को बढ़ाते हैं, ठीक। स्टेट जो GST है, जनरल सेल्स टैक्स, उसको इंक्रीज करती हैं, सब्सिडीज को स्टेट गवर्नमेंट्स का खत्म करती हैं, पब्लिक स्पेंडिंग को कर्टेल करती हैं एंड सो ऑन। तो ये कुछ हमारे पास इश्यूज ऐसे हैं जो कि क्रिएट हुए इन द वेक ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। तो आई बिलीव आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बीजिंग कंसेंसस है, ताकि आप लोगों को समझ आया कि क्या डिफरेंस है बीजिंग कंसेंसस एंड वॉशिंगटन कंसेंसस में, और क्यों बीजिंग कंसेंसस ज्यादा करेंसी गेन कर रहा है या ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.